करीब 20 साल पहले फिल्म अभिनेता संजय दत्त ने किया था एक गुनाह और अब उस गुनाह के लिए 20 साल बाद मुन्ना भाई को जाना पड़ेगा जेल। आखिर कैसे नायक से खलनायक बन गए संजय दत्त? सनसनी में आज देखिए संजय दत्त के गुनाह पर बनी पूरी फिल्म। शुक्रवार का दिन, तारीख 12 मार्च 1993। तब ये मुंबई शहर बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। हवा में कुछ तलखी थी क्योंकि 3 महीने पहले इस शहर ने दंगे का दंश झेला था। 12 मार्च 1993 दिन के 1:30 पर बॉम्बे शहर में 13 जगह पर अलग अलग जगह पर बम धमाके हुए। अपराधियों ने सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हैंड ग्रेनेड फेंके। बॉम्बे शहर ने ऐसा कत्लेआम फिल्मों में भी नहीं देखा था। मरने वाले थे 257 और घायल हुए 713। पुलिस अपने नाकामी के मलबों में सुराग और सबूत तलाश रही थी। 1 महीने के भीतर 400 लोगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ हुई और तभी एक जाना पहचाना नाम सामने आया, संजय दत्त। संजू, ये क्या खबर आ रही है? हाँ पापा, मुझे भी अभी पता चला। तुम मुझे सच सच बताओ, ये सब क्या? अरे कुछ भी नहीं है पापा, सब बेकार की बातें हैं। आप तो जानते हैं प्रेस को चटपटी खबरें चाहिए। संजू, तुम सच बोल रहे हो ना? हाँ ऑफ कोर्स पापा, मेरा यकीन कीजिए। महान फिल्मकार और कांग्रेस के कद्दावर नेता सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त का ताल्लुक देश में खतरनाक बम ब्लास्ट करने वाले, उसकी साजिश करने वालों के साथ है। ये बात अखबार में छप चुकी थी। अखबार में यह भी छपा था कि संजय दत्त ने साजिश में शरीक लोगों से खतरनाक बंदूकें AK-56 और गोलियां भी ली थी। लेकिन संजय दत्त ने पूरी बात सुनील दत्त को नहीं बताई। वो अपने को बचाने की कोशिश में जुट गया और उसने सबसे पहला फोन किया अपने पुराने दोस्त यूसुफ मोहसिन नलवाला को। हाँ संजू, बोलना कैसा है? बस ठीक हूँ यार, बहुत प्रॉब्लम में फंस गया हूँ यार मैं। हाँ, ये अखबार में तेरे बारे में क्या छप रहा है? मुझे तेरे मदद की जरूरत है यार। हाँ बोल। क्या यार, तू अभी इसी वक्त मेरे घर पर जा। अच्छा। मेरे घर की दूसरी मंजिल पे वो जो मेरा प्राइवेट हॉल है ना, हाँ, उसमें एक बैग रखा हुआ है यार। हाँ हाँ, उस बैग को तू वहाँ अभी हटा दे यार। उस बैग में जो भी सामान है उसको खत्म कर दे। ठीक है, वरना मैं बहुत मुसीबत में फंस जाऊंगा यार। ठीक है, मैं कर दूंगा, तो टेंशन मत। यूसुफ नलवाला को इस बात की खबर पहले से ही अखबार से लग गई थी, लेकिन वो अपने दोस्त संजय की बात को टाल नहीं सका। दूसरे दिन सीधे यूसुफ संजय दत्त के कमरे में चला गया और वहां बैग में जो कुछ उसने देखा उससे वो दंग रह गया। अखबारों में जो खबरें आ रही थी वो बातें पुख्ता हो गई, क्योंकि बैग में थी AK-56, ढेर सारी गोलियां और एक पिस्तौल। यूसुफ ने संजय दत्त के घर में रखी खतरनाक AK-56 को काट डाला और उसे वापस उसी बैग में रख दिया और साथ में गोलियां रख दी और पिस्तौल भी, और पहुंच गया केरसी बापूजी अडजानिया के घर। केरसी बापूजी अडजानिया ये संजय दत्त और यूसुफ नलवाला का दोस्त था और वो लोहे की ग्रिल और दरवाजा बनाने का काम करता था। और साथ पूरी माल की डिलीवरी कल हो जानी चाहिए। कैसे भाई? अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं आपके पास आ रहा था। अरे तेरे को क्या हो गया? इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? तू अंदर जा। आपकी फैक्ट्री का कुछ औजार तो घर पे पड़े होंगे ना, मुझे उनकी जरूरत है। गैरेज में है, लेकिन बात क्या है? आपने संजू के बारे में अखबार में पढ़ा है ना? हाँ, लेकिन ये तो वो सब सच है। अरे क्या बोलता है तू? हाँ,
मॉरिशस से संजू का फोन आया था। ये देखो, मैं उसके घर से लेकर आ रहा हूँ। ये सब वो है जो खबरों में आ रहा है? ये सब बताने का वक्त नहीं है, इसे खत्म करने की सोचो। मेरे को क्या लफड़े में नहीं पड़ना है। कैसे भाई, कैसी बात करता था? संजू अपना कितना पुराना दोस्त है, और इस मुसीबत के वक्त उसका हम साथ छोड़ दें? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ उसे गलाने। तेरे गैराज में गैस कटर है ना? है। चल चल चल, मुझे दे दे। तू ये सब क्या कर रहा है? ये सब क्या है? मेरे से नहीं होगा। मैं कहूँ ला मुझे दे, तुमसे नहीं होगा। जा, ये हो जाएगा, मैं कर दूंगा। यूसुफ ने केरसी अडजानिया की मदद से AK-56 को पिघला दिया। यूसुफ ने संजय दत्त के खिलाफ सबूत की शक्ल ही बदल दी थी। उसने पिस्तौल को केरसी के पास ही छोड़ दिया और AK-56 के जो बचे खुचे टुकड़े थे उनको लेकर मरीन ड्राइव की तरफ निकल पड़ा, सबूतों को सागर की काली अंधेरी गहराइयों में हमेशा के लिए डुबोने, जहां पर पुलिस कभी नहीं पहुंच सकती थी। यूसुफ ने सोचा था कि बगैर सबूतों के पुलिस संजय दत्त पर कभी हाथ नहीं डालेगी। भाई, सारा काम हो गया है। AK-56 को पिघला दिया और बचा हुआ माल समंदर में डाल दिया। और गोलियों को? उनको ओबराय टावर्स के सामने समंदर में डाल दिया। पक्का ना यूसुफ? भाई, टेंशन नहीं लेने का, कुछ नहीं बचा भाई, कुछ नहीं। यूसुफ ने संजय दत्त के साथ अपनी 23 साल पुरानी दोस्ती निभाई। यूसुफ ने उन सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की जो संजय दत्त को बॉम्ब ब्लास्ट के षड्यंत्रकारियों से जोड़ते थे, लेकिन पुलिस को सुराग सिर्फ सबूत नहीं दे रहे थे। पुलिस की गिरफ्त में कई सारे षड्यंत्रकारी थे और पुलिस उनकी चुप्पी तोड़ने में कामयाब रही। संजय दत्त को अंडरवर्ल्ड के साथ अपनी दोस्ती की कीमत चुकानी पड़ सकती थी। पुलिस संजय दत्त के घर पहुंची। पुलिस को वहां कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन ये पता चला कि संजय दत्त मॉरिशस शूटिंग के लिए गए हैं और जल्द ही वापस लौटने वाले हैं। और ये जानकारी खुद संजय दत्त के पिता सुनील दत्त ने पुलिस को दी। 19 अप्रैल 1993 बॉम्बे एयरपोर्ट पर संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। May I come in, sir? Yes, please. Sir. बोलिए। सर, संजय दत्त अपना कन्फेशन करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। संजय दत्त अपना गुनाह कबूल करना चाहता है। यस सर। ओके। मैं 28 तारीख को संजय दत्त का कन्फेशन रिकॉर्ड करूंगा। तुम लोग सब लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करो और पेपर रेडी करो, ठीक है? हाँ, संजय दत्त को इन्फॉर्म कर देना। राइट सर। ओके, यू कैन गो। हाँ, तो बोलिए। सर, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास बंदूक के 3 वैलिड लाइसेंस हैं और 3 फायर आर्म्स हैं। एक 270 राइफल ब्रूनो मेक वाली, एक 375 मैग्नम डबल बैरल वाली और एक 12 बोर गन डबल बैरल वाली। सर, ये सारे हथियार मैंने इसलिए खरीदे क्योंकि मुझे शिकार का शौक है। अच्छा। मैं अक्सर शिकार के लिए अपने करीबी दोस्त यूसुफ नलवाला के साथ जाया करता था सर। अच्छा, यूसुफ नलवाला के साथ? जी। गिरफ्तारी के बाद संजय दत्त ने गुनाह कबूल करने का फैसला किया। यह संजय दत्त का बड़ा फैसला था। संजय दत्त पर जो आरोप लग रहे थे वो उन्हें टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत आरोपी बनाने के लिए काफी थे, यानी कि आतंकवादियों की फहरिस्त में बॉलीवुड स्टार संजय दत्त का नाम। टाडा कानून के मुताबिक कबूलनामा का इस्तेमाल अभियुक्त के खिलाफ फैसले में किया जा सकता है, इसलिए टाडा कानून के मुताबिक संजय दत्त को दोबारा सोचने का
मौका भी दिया गया। आखिरकार संजय दत्त ने डीसीपी कृष्णलाल बिश्नोई के सामने वो कहानी कही जिसने उन्हें स्टार से कैदी बना दिया और बम्बई बम धमाके का एक्यूज नंबर 117 बना दिया। लेकिन तुमने तो कहा कि तुम्हारे पास 3 लाइसेंसी बंदूकें हैं, तो फिर AK-56 और 9mm पिस्तौल कहां से है? और तुम्हारे घर पर जो हथियार थे, जो मिले थे घर पर, उसकी कहानी कहां से शुरू हुई? सर ये बात 1991 की है। तब मैं यलगार की शूटिंग कर रहा था। अच्छा। मैंने अपनी सारी डेट्स प्रोड्यूसर और एक्टर फिरोज खान को दी हुई थी। सर फिरोज खान अपनी पूरी यूनिट को लेकर शूटिंग के लिए दुबई गए थे। अच्छा, तो फिर वहां क्या हुआ? दुबई में ही मेरी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से फिरोज खान ने करवाई। अच्छा। वहां पर उनका छोटा भाई अनीस इब्राहिम भी हमसे सेट नहीं मिला। अरे क्या भाई, क्या हाल है? बढ़िया, ठीक ठाक। दुबई में अपना हीरो। हाँ संजू भाई, आप हमें नहीं जानते और दुबई का बच्चा बच्चा जानता है आपको। बहुत फैन फॉलोइंग है यहाँ आपकी। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं भाई। अरे संजय भाई आपके बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े फैन हैं। जितनी भी पिक्चर है ना तुम्हारी, सब देखा है भाई ने। अरे थैंक यू भाई। और अपने भाई है ना, कम मस्ती नहीं है। दुबई में नाम है इधर नहीं। अरे बिल्कुल, कौन नहीं जानता। दुबई में जितने भी टॉप बिजनेसमैन है ना, नंबर 1 है अपने भाई। संजू भाई, अगर दुबई में किसी भी चीज की तकलीफ हो तो जरूर याद करना। अरे जरूर बताएंगे भाई, जरूर बोलेंगे। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम अक्सर हमारे शूटिंग के सेट पर आने लगा। हम लोग जिस होटल में भी रुके थे, वहां भी उसका अक्सर आना जाना था। वो अक्सर हमसे मुलाकात करने आ जाता था। अनीस इब्राहिम का हमारे सेट पर आना इतना ज्यादा था कि मेरी उससे अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। अच्छा, तो फिर तुम्हें वो AK-56 और 9mm पिस्तौल किसने दी? हनीफ कड़ावाला और समीर हिंगोरा। अच्छा, हनीफ कड़ावाला और समीर हिंगोरा ने। सर ये दोनों मैग्नम वीडियो कंपनी के मालिक हैं। इनमें से समीर हिंगोरा तो इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन का ट्रेजरर भी है। अच्छा। सर मैंने इनकी एक फिल्म सनम साइन की थी। इसी की डेट्स के लिए अक्सर इन लोग मुझसे मुलाकात करने मेरे घर आया करते थे। ऐसी ही एक मीटिंग में हनीफ कड़ावाला ने मुझे एक ऑटोमेटिक गन दिलाने का ऑफर रखा। देखिए ना, कुछ तो कुछ डेट्स होगी तो एडजस्ट कर सकते हैं। नॉट पॉसिबल। देखिए ना, मैं एक भी डेट नहीं है संजय साहब की। कुछ ना कुछ ऐसा तरीका होगा जिससे कि डेट्स एडजस्ट करके मिल सकती है। मैंने देखा आपके सामने, एक भी डेट नहीं है। ट्राई तो कीजिए, कुछ हो सकता है एडजस्ट में। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट बट। अरे कितने चक्कर लगवा दिए तुमने दोनों के। जो डेट्स मांग रहे हैं वो दे दो ना, गाय को किसी का नुकसान करवाते हो। उन डेट्स पे तो आपकी पहले से बुकिंग है। अरे तो थोड़ा शेड्यूल इधर उधर कर दो, थोड़ा आगे पीछे कर दो, कोशिश तो करो। आप चिंता मत कीजिए हनीफ भाई, सब हो जाएगा। थैंक यू संजू। अरे ये तो छोटी सी बात थी हनीफ भाई। और सुनाइए, क्या चल रहा है? कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं? बातचीत चल रही है उसके लिए। अरे संजू, ये सब तो चलता रहेगा। मैं आपको एक बार पहले भी ऑफर कर चुका हूँ और एक बार फिर कहता हूँ, अगर आप चाहो तो मैं आपको बहुत बढ़िया ऑटोमेटिक बंदूक दिलवा सकता हूँ। अरे नहीं हनीफ भाई, आप पहले भी मुझसे कई बार कह चुके हैं, लेकिन मैं ये बंदूक का क्या करूंगा? अरे भाई, ये किसी को मारने के लिए थोड़ी है, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए होगी। क्या बोलता समीर? हनीफ भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस बात पे बार बार कह रहे हैं। बंदूक रखने में हर्जी क्या है अपनी सुरक्षा के लिए? संजू, तुम आज हाँ कह दो, मैं कल की तारीख में तुम्हें बहुत बढ़िया बंदूक दिलाऊंगा। अरे अच्छी पहचान अपनी, बढ़िया माल दिलाऊंगा। आप एक बार बंदूक को हाथ में लेके देखिएगा ना, मजा आ जाएगा। अब आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं सोचूंगा इस बारे में एक बार। अरे संजू बाबा, सोचना क्या है, बस ले ला लो। सर मैं नाना करता रहा, लेकिन ये हनीफ कड़ावाला मुझे ऑटोमेटिक गन लेने के लिए उकसाता रहा। हेलो।
हाँ समीर। हाँ संजय भाई, कैसे हो आप? बस ठीक हूँ। वो हनीफ भाई हैं क्या पास में? उनसे बात हो सकती है क्या? हाँ क्यों नहीं, पास ही में बैठे हुए। एक मिनट। अरे हाँ संजू, कैसे हो? बस ठीक हूँ हनीफ भाई। कैसे याद किया भाई? वो आपकी बात पर गौर कर रहा था। अब सोचता हूँ कि आपकी सलाह मान ही लूं। दिलवा दीजिए एक ऑटोमेटिक गन। ये हुई ना बात संजू भाई। अब देखो मैं आपको क्या आइटम लाके देता हूँ बहुत जल्द। ओके 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 हनीफ भाई। सर ये 15 जनवरी 1993 की बात है। हनीफ और समीर मेरे घर आए सर। अच्छा। कुछ रात के 9 साढ़े 9 का वक्त होगा सर। लेकिन इस बार हनीफ और समीर के साथ अबू सलीम भी था। सर ये अबू सलीम से मैं 1-2 बार पहले मिल चुका था सर। और बाबा बस ऊपर वाले की दुआ। बाबा आपके माल का इंतजाम हो गया है। क्या उसका कल माल लेकर आ रहे हैं। अरे यहाँ दिन में बहुत लोग आते जाते हैं। आप लोग एक काम करो, सुबह जरा जल्दी आ जाओ। तो ठीक है, सुबह 7 बजे आ जाते। ठीक है बाबा, मिलते हैं सुबह। बाय। बम्बई बम धमाकों के षड्यंत्रकारी और संजय दत्त के बीच के रिश्तों की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही थी। पहले दाऊद इब्राहिम और अनीस इब्राहिम, और उसके बाद मुंबई में हनीफ समीर और अबू सलीम। हर कोई संजय दत्त को अपने तरफ रखने की कोशिश कर रहा था। संजय दत्त से आखिरकार उन्हें बम धमाकों में क्या मदद मिलती? संजय दत्त को हथियार देकर उनका कौन सा मकसद पूरा होने वाला था? संजू कैसा भाई? 7 बजे जब मैंने 3 AK-56 राइफल्स देखी तो मैं घर के अंदर गया और एक कपड़ा और बैग लेकर आया। मैं डर गया था सर कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। उसके बाद अबू सलीम ने वो तीनों AK-56 राइफल्स उस कपड़े में लपेटकर मुझे दे दी। अरे संजू देखते ना। अरे जो की बदलाई वो रख लेना, बाकी हम वापस ले जाएंगे। अच्छा चलो। अरे अरे मैं इसका क्या करूंगा? 2-4 ले। अरे नहीं इसकी जरूरत। चलो बंद करो। चलो। संजय दत्त ने हथियार तो ले लिए, लेकिन इन हथियारों को लेकर संजय दत्त परेशान हो गए। वो 2 दिन तक परेशान रहे। हथियारों को उन्होंने गाड़ी की डिक्की से निकाला और अपने प्राइवेट रूम में छुपा दिया, और परेशानी में हनीफ को फोन कर दिया कि वो ये हथियार लेकर चला जाए। सर उसी रात मैंने ये सारे हथियार अपनी कार की डिक्की से निकालकर एक बैग में डाल दिया। सर इस बैग को लेकर मैं अपने बंगले के दूसरे माले पर गया। वहां पे मेरा प्राइवेट रूम है सर। इस बैग को मैंने वहीं पर रख दिया। लेकिन सर इन सब बातों को लेकर मैं बहुत टेंशन में था। इसके बाद मैंने हनीफ भाई को फोन किया। मैंने उनसे कहा कि इन हथियारों को लेकर मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। आप कुछ भी करके ये सारे हथियार को यहां से हटाने का काम कीजिए। सर 2 दिनों के बाद हनीफ भाई और समीर हिंगोरा अबू सलीम के साथ शाम के वक्त एक कार में मेरे घर आए। अच्छा। मैंने उनको 2 AK-56 राइफल और उनकी मैगजीन वापस कर दी। अच्छा। लेकिन सर उसमें से एक AK-56 राइफल और उसकी मैगजीन मैंने अपने पास रख ली सर। लेकिन ये 9mm पिस्तौल की कहानी क्या है यार? ये तुम्हारे पास कहां से आई? सर ये मुझे कयूम ने दी। कयूम? कौन कयूम? ये कयूम ये दाऊद ज्ञान का ही आदमी है ना? सर
कयूम से मेरी मुलाकात यलगार फिल्म की शूटिंग के दौरान दुबई में हुई थी। तो फिर ये 9mm पिस्तौल तुम्हें उसने वहीं पर दी? नहीं नहीं सर, ये सितंबर 92 के आसपास की बात है। बॉम्बे के आरके स्टूडियो में जब मैं शूट कर रहा था सर, वहां पर ये कयूम किसी अनजान शख्स के साथ मुझसे मिलने आया। उसने वहां पे वो 9mm पिस्टल और कुछ कारतूस बेचने का ऑफर दिया। सर मैंने वो पिस्टल देखी, मुझे अच्छी लगी, तो मेरा मन किया कि मैं उसको खरीद लूं। और सर ये लोग मुझे इसे सिर्फ 40,000 में बेचने के लिए तैयार थे। अच्छा। सर मैंने कयूम को अपने घर बुलाकर 40,000 रुपए में वो पिस्टल खरीद ली। उसने मुझे 8 गोलियां भी दी सर। अच्छा। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2 अप्रैल को मैं अपनी फिल्म आतिश की शूटिंग के लिए मॉरिशस चला गया। और वहां पर जो मैंने खबर सुनी, उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई सर। नहीं सर, बाकी है। अरे संजू बाबा, एक खबर सुनी क्या? तो क्या खबर सुनाएगा? तेरी तो सारी खबरें बोगस रहती है। इसका लफड़ा इसके साथ, उसका लफड़ा उसके साथ, क्या खबर सुनाएगा? अरे नहीं भाई, सीरियस है इस टाइम। अरे बोल रहा है, बोलने देना। क्या बोल रहा है? अरे भाई, वो अपने मैग्नम वीडियो वाले हनीफ और समीर भाई है ना, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया भाई। क्या? हाँ भाई। क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई, हाँ भाई, 12 मार्च को जो बॉम्बे बम ब्लास्ट हुआ था ना, उसके मामले में अरेस्ट किया भाई। हाँ संजू, बोलना। कैसा है? बस ठीक हूँ यार, बहुत प्रॉब्लम में फंस गया हूँ यार मैं। हाँ, ये अखबार में तेरे बारे में क्या छप रहा है? मुझे तेरे मदद की जरूरत है यार। हाँ बोल। क्या यार? तू अभी इसी वक्त मेरे घर पर जा। अच्छा। मेरे घर की दूसरी मंजिल पे वो जो मेरा प्राइवेट हॉल है ना, हाँ, उसमें एक बैग रखा हुआ है। हाँ हाँ। उस बैग को तू वहाँ अभी हटा दे यार। उस बैग में जो भी सामान है उसको खत्म कर दे। ठीक है। वरना मैं बहुत मुसीबत में फंस जाऊंगा यार। ठीक है, मैं कर दूंगा, टेंशन मत। हनीफ और समीर की गिरफ्तारी की खबर मुझे वहीं से लगी। सर मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था सर, मैं क्या करूं। मैं बहुत परेशान हो गया सर, और उसका कारण यह था कि मुझे पता चला कि मुझे ये बात भी मालूम थी कि हनीफ और समीर ने ही मुझे AK-56 राइफल दी थी। और सच बात यह थी कि अभी भी वो राइफल उसी बैग में मेरे घर में ही रखी हुई थी। सर मैंने अपने दोस्त यूसुफ नलवाला को फोन किया, उसे सब पता था, अखबारों में मेरा नाम छप चुका था। मैंने यूसुफ को कहा कि वो AK-56 राइफल, कारतूस और वो पिस्टल को खत्म कर दे। सर मैं बहुत डर गया था। मेरे पिताजी ने मुझे फोन किया, लेकिन संजय ये क्या खबर आ रही है? हाँ हाँ पापा, मुझे भी अभी पता चला। सर फिर 19 तारीख को मैं इंडिया लौट आया और एयरपोर्ट पे पहुंचते साथ ही पुलिस ने मुझे उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया। इसी इकबालिया बयान और बाकी सबूतों के आधार पर संजय दत्त को अभियुक्त बनाया गया। संजय दत्त ने अदालत में दलील दी कि सांप्रदायिक दंगों के कारण उन्हें परिवार की सुरक्षा की चिंता थी और इसीलिए उन्होंने हथियार अपने घर में रखने का फैसला किया। लेकिन 12 मार्च को जो विस्फोट हुए थे उसकी साजिश के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। संजय दत्त पर टाड़ा के तहत केस दर्ज हुआ। 28 नवंबर 2006 को टाड़ा अदालत ने संजय दत्त को बम धमाकों की साजिश के आरोप से बरी कर दिया, लेकिन अवैध रूप से हथियार रखने के मामले में उन्हें 6 साल की सजा सुना दी। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। संजय दत्त ने कबूलनामे को पुलिस के दबाव में दिया गया कबूलनामा बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी कबूलनामे और बाकी सबूतों के आधार पर संजय दत्त को 5 साल की सजा सुनाई, यानी कि 1 साल की सजा कम कर दी गई। क्योंकि संजय दत्त 18 महीने पहले ही जेल में काट चुके हैं, इसलिए उन्हें अब करीब 3.5 साल जेल में बिताने होंगे। इस केस की सुनवाई के दौरान संजय दत्त कई बार जेल गए और कई बार जमानत पर बाहर आए, लेकिन 21 मार्च 2013 को कोर्ट के फैसले के बाद संजय दत्त को 16 अप्रैल 2013 तक सरेंडर करने का आदेश दिया गया। फैसले के बाद संजय दत्त ने कोर्ट से 6 महीने की मोहलत मांगी,
लेकिन कोर्ट ने उन्हें 1 महीने की मोहलत दी। 16 मई 2013 को यानी कल संजय दत्त को सरेंडर करना होगा और अपनी सजा के बाकी बचे 3.5 साल एक आम कैदी की तरह ही जेल में बिताने होंगे।